हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग लगातार कक्षा 10 की केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग अब तक 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। चौथा चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुल लेक्चर 17 हो गया है। तो अगर आप पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, पहले वाले चैप्टर्स को नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। आप जा करके 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। ओके, तो और दूसरी बात कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, तो आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत है तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आपको कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप पोस्ट कर सकते हैं अपने डाउट को। ठीक है, हाँ। तो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप का जो ग्रुप बनाए हैं वो वन वे नहीं है, सभी लोग उस पर अपना कमेंट कर सकते हैं। तो उस कमेंट का आप फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है, हाँ, ज़्यादा मतलब कि बेफालतू का कमेंट ना कीजिएगा। केवल और केवल क्वेश्चंस या आपका जो डाउट होगा केवल वही पूछने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है। तो हम लोग लास्ट वीडियो में कार्बनिक यौगिक का आधुनिक परिभाषा पढ़ लिए थे। ठीक है, हम लोग कार्बन के बारे में बहुत कुछ जानकारी हम लोग 17वें लेक्चर में हम लोग कवर कर लिए थे, जो आपका चैप्टर नंबर 4 का पहला वीडियो लेक्चर था। ओके, हाँ, लास्ट वीडियो में कार्बनिक यौगिक का आधुनिक परिभाषा पढ़े थे। ठीक है, हाँ। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो अगला हेडिंग आप लगा लीजिएगा, कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में अंतर। ठीक है, अगला हेडिंग लगा लीजिए कार्बनिक, ठीक, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर। ठीक है, ये आप हेडिंग लगा लीजिएगा। ठीक, यह बहुत दिन से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि व्हाइट बोर्ड पर वीडियो बनाया जाए, की व्यवस्था न होने के कारण और माइक की व्यवस्था थोड़ा मतलब कि गड़बड़ होने का छोटी आपको मैं तो बताया था ही कि हम लोग के माइक का वायर छोटा है, इसलिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ ब्लैक बोर्ड पर बना रहे थे। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग लाइटिंग की व्यवस्था कर लिए हैं, व्हाइट बोर्ड को बढ़िया से फिक्स कर दिए हैं। तो अब आपको डेली बाय डेली व्हाइट बोर्ड पर ही आपको वीडियो मिलेगा। ओके, चलिए ठीक है, बहुत मज़ा आता है व्हाइट बोर्ड पर पढ़ने का। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर। तो देखिए, आपको अंतर हम पढ़ा रहे हैं, आपको कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का गुण पढ़ना है। तो गुण और अंतर दोनों सेम है। ठीक, आपको अगर कार्बनिक यौगिक का गुण पूछेगा तो आप कार्बन वाला जो अंतर दो हम लोग बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे कार्बनिक यौगिक, एक तरफ हम लोग लिखेंगे कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक, और यहाँ पर ऐसे हम लोग लाइन बना लेंगे बीच में, इधर लिखेंगे अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक। ठीक, ये ठीक ना। हाँ, अंतर ऐसे ही लिखा जाता है भैया। तो ऐसे अगर आप लिखते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत बढ़िया अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कार्बनिक यौगिक का गुण पूछे तो कार्बनिक यौगिक के सामने वाला अंतर में इधर दो अंतर होता है, ये अंतर है। इधर वाला आप कार्बनिक यौगिक का गुण पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। अकार्बनिक यौगिक का गुण पूछे तो इधर का सारा जितना भी मटेरियल रहेगा उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का अंतर। तो और दूसरी बात यह है कि हम केवल इसी चैप्टर को नहीं बेहतरीन तरीका से पढ़ने वाले हैं, बेहतरीन तरीका से पिछले 3 चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको और बेहतरीन तरीका से पढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात, जितने भी सारे आपके साइंस में चैप्टर सबको बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ने वाले हैं, आपको रटाएंगे नहीं। पहले ही मैं बोल दिया था कि यहाँ पर आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर कभी रटाया नहीं जाएगा। हम लोग साइंटिफिक रीजन को ध्यान में रखते हुए एक वैज्ञानिक तरीका से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्लास लेना प्रारंभ कीजिएगा तुरंत आप कॉपी और पेन ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं तुरंत के तुरंत हेडिंग बोलूँगा, आप तुरंत के तुरंत नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और साथ के साथ आप डेली बाय डेली शाम 5:15 पर शाम 5:15 पर आपको साइंस का क्लास मिलेगा।
और दूसरी बात, डेली बाय डेली मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक। और आपसे मैं वादा किया था कि आपको जल्दी मैथ की क्लास आने वाली है, तो आपकी मैथ की क्लास भी हम लोग चालू कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं हम लोग। आपका 4:15 पर मैथ की क्लास है शाम को, और 5:15 पर ये मैथ की क्लास प्रीमियर वीडियो मिलेगी, और 5:15 पर साइंस की क्लास। ठीक, ये क्लास 10 के लिए, क्लास 10th के लिए। ठीक, फिलहाल में क्लास 10th के लिए चल रहा है। आई बात समझ में? आप लोग का डिमांड अगर बढ़ा तो फिलहाल में मैथ और साइंस चल रहा है, सोशल साइंस भी चलेगा, उसके साथ हिंदी भी चलेगी और इंग्लिश भी चलेगी, सारा सब्जेक्ट चलेगा। आपका डिमांड होना चाहिए बस। ओके, चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर है? तो बहुत सारा अंतर है। तो पहला नंबर हम लोग पढ़ते हैं यौगिकों की तत्वों की उपस्थिति। ठीक है, पहला नंबर हम लोग पढ़ते हैं तत्वों की उपस्थिति। तो इसमें हेडिंग लगा लीजिए कार्बनिक यौगिक में तत्वों की उपस्थिति। ठीक, तत्वों की उपस्थिति। देखिए, इसको मिटाया जाए। देखिए, तत्वों की उपस्थिति में क्या हम लोग लिखने वाले हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिक में हम लोग परिभाषा क्या पढ़े थे कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होगा कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको इस बात से क्या क्लियर हो रहा है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो हमेशा उपस्थित होना चाहिए, तभी कार्बनिक यौगिक होगा ना। तो इसका मतलब कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो सदैव उपस्थित होना चाहिए। ठीक, कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो सदैव उपस्थित होना चाहिए। और इसके साथ साथ देखेंगे ना आप, जो भी कार्बनिक यौगिक जैसे CH3, ठीक, या फिर CH4, C2H6, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। तो इसके साथ साथ देखेंगे कि तो हाइड्रोजन हमेशा उपस्थित हो रहा है। तो कहते हैं कि हाइड्रोजन लगभग सदैव, ठीक, कार्बन तो सदैव होता है, हाइड्रोजन लगभग सदैव, कार्बन तो सदैव उपस्थित होता है, हाइड्रोजन लगभग सदैव। इसके अतिरिक्त कार्बनिक यौगिकों में तत्व उपस्थित होते हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि आप कह सकते हैं। ये सब कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होते हैं। समझ में आया? तत्वों की उपस्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन सदैव, हाइड्रोजन लगभग सदैव। इसके अतिरिक्त क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर इत्यादि तत्व उपस्थित होते हैं। इतना इसमें लिख लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है ना? हाँ, बहुत ही अच्छी तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही स्मूथली पढ़ेंगे। ओके, चलिए सीधा के सीधा आपके माइंड में डाल दिया जाएगा। ओके ना? चलिए, इसमें पहला नंबर हम लोग लिखेंगे तत्वों की उपस्थिति में। देखिए, इसमें कार्बन को छोड़कर शेष सभी तत्व उपस्थित होंगे, सभी तत्व होंगे। ठीक, ये कार्बनिक यौगिक में तो कार्बन होंगे प्लस हाइड्रोजन होंगे। इसके अतिरिक्त क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि तत्व उपस्थित होंगे। जबकि अकार्बनिक यौगिक में कार्बन को छोड़कर जितने भी सारे तत्व है ना, सारे के सारे तत्व उपस्थित होंगे। अगर आप आवर्त सारणी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कुल 118 तत्व हैं। ओके, चलिए, तो इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर की बात करते हैं हम लोग, तो इसको पहले मिटा दिया जाए। ठीक, मिटाकर उसके बाद दूसरा नंबर की बात किया जाए। तो दूसरा नंबर हम लोग बात करें, दूसरा नंबर तो इसमें हम लोग कहेंगे कि प्राप्ति स्रोत। ठीक है, दूसरा नंबर में हम लोग कहेंगे प्राप्ति स्रोत। कार्बनिक यौगिक का प्राप्ति स्रोत क्या है? प्राप्ति स्रोत। देखिए, कार्बनिक यौगिक का प्राप्ति स्रोत क्या है? देखिए, कार्बनिक यौगिक का मुख्य प्राप्ति स्रोत जो है आपका पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। पहली वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हम लोग खूब बढ़िया से पढ़े हैं कार्बनिक यौगिकों के बारे में। ठीक है, तो जो लोग पढ़े हैं उनको तो पक्का समझ में आ रहा होगा। तो अब फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि अगर जो लोग नहीं देखे हैं इससे पहले वाली वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आपको वहां सारी की सारी वीडियो अब तक जितना पढ़ाया गया है साइंस में, सारी की सारी वीडियो मिलेंगी। ठीक है,
चलिए ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत के तुरंत जाइए, अगर नहीं देखें तो इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख कर आइए। ओके चलिए, और देखिए पेड़ पौधे हमने प्राप्ति स्रोत में क्या कहेंगे कि कार्बनिक यौगिक पेड़ पौधे और जीव जंतु द्वारा प्राप्त होते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु द्वारा, ठीक। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? पेड़ पौधे और जीव जंतु, ठीक। अकार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? अकार्बनिक यौगिक का इसका मुख्य स्रोत है, अकार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत आपका खनिज पदार्थ है। क्या है? खनिज पदार्थ। ओके, खनिज पदार्थ। तो आप सब इसको साथ के साथ नोट्स करते रहिए। ओके ना, चलिए पीडीएफ भी मिलेगा बट थोड़ा टाइम लगेगी, ठीक है। हाँ, तो देखिए प्राप्ति स्रोत में क्या लिखेंगे? कार्बनिक यौगिक में प्राप्ति स्रोत में क्या लिखेंगे कि इसका मुख्य प्राप्ति स्रोत पेड़ पौधे एवं जीव जंतु हैं। अकार्बनिक यौगिक में हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका मुख्य स्रोत खनिज पदार्थ है। दो हम लोग अंतर देखे हैं ना, इसका मुख्य स्रोत क्या है? पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, और अकार्बनिक का क्या है? खनिज पदार्थ। ओके चलिए, तो अब तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं कार्बनिक यौगिक का और अकार्बनिक यौगिक में अंतर। तीसरा नंबर, ठीक है। तो तीसरा नंबर हम लोग कहेंगे यौगिकों की संख्या, ठीक है। यौगिकों की संख्या, यौगिकों की संख्या। देखिए कार्बनिक यौगिकों की संख्या अब तक कितनी है, अकार्बनिक यौगिकों की अब तक संख्या कितनी है, ये देखने वाले हैं। तो देखिए कार्बनिक यौगिकों की ना अब तक 20 लाख से भी अधिक संख्या उपस्थित मिल गई है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक का 20 लाख से भी अधिक, 20 लाख से अधिक, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिकों की अब तक संख्या 20 लाख से भी अधिक हो गई है, जबकि अकार्बनिक यौगिक का अब तक संख्या केवल और केवल 1 लाख ही है। केवल और केवल लगभग 1 लाख ही यौगिक हैं अकार्बनिक यौगिक के। बताइए अकार्बनिक यौगिक बनाने के लिए कुल आपका 118 तत्वों में से केवल कार्बन निकाल दीजिए तो 117 तत्व होगा। 117 तत्व मिलकर केवल 1 लाख यौगिक बनाए हैं, जबकि कार्बनिक यौगिक में केवल एक तत्व कार्बन, केवल एक तत्व आपका कार्बन 20 लाख से भी अधिक यौगिक बना चुका है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वाई? तो देखिए इसका कारण यह है कि कार्बनिक यौगिक है जो ये कार्बन जो है, कार्बन इसमें श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। श्रृंखला, ये श्रृंखला बनाकर बहुत सारा यौगिक बना सकता है। आप जैसे देखिए बहुत देर नहीं है, अगले वीडियो लेक्चर में ना हम लोग कार्बनिक यौगिक का नामकरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे 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 कार्बनिक यौगिक श्रृंखला बना रहा है, ठीक है। तो लगभग 4 से 5 वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा इस पर, कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम पर, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम पर आपको लगभग 4 से 5 वीडियो लेक्चर मिलेगा। और इतना मैं बता दे रहा हूँ आपको कि एक बार उन 4 से 5 वीडियोस को देख लेना तो आपको लाइफ में कभी भी कार्बनिक यौगिक के नामकरण में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बात समझ में आई ना? चलिए ठीक है, तो बस अपने पर हमारे ऊपर विश्वास रहे, बस हमारे ऊपर आप विश्वास रखे रहिए। मैं आपको 90+ वादा किया हूं तो ले जाऊंगा, इससे कम एक भी अंक नहीं आने वाला है, ओके ना। चलिए तो देखिए कार्बनिक यौगिकों में केवल एक तत्व कार्बन 20 लाख से भी अधिक यौगिक बनाया है, जबकि अकार्बनिक यौगिकों में 117 तत्व मिलकर केवल 1 लाख ही यौगिक बनाए हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, और इसमें अकार्बनिक यौगिकों में एक भी ऐसा तत्व नहीं है जिसमें श्रृंखला कार्बन के साथ, जिसमें कार्बन के समान श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाए। इसलिए इसका केवल 1 ही लाख तत्व है और इसका 20 लाख से भी अधिक तत्व प्राप्त हो गए हैं। ओके चलिए ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कितने यौगिकों की संख्या है, इसमें कितने यौगिकों की संख्या है, इतना अंतर हम लोग जान गए। चलिए अब चौथा नंबर हम लोग जानने, देखिए चौथा अंतर क्या होता है। तो चौथा नंबर विलेयता का गुण, ठीक है। विलेयता, विलेयता देखिए कार्बनिक यौगिक किस में विलेय होगा,
अकार्बनिक यौगिक किस में विलय होगा? चौथा नंबर। देखिए कार्बनिक यौगिक ना, कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं? अध्रुवीय। ठीक, कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं, इसलिए यह अध्रुवीय विलायक में भी विलय भी होते हैं। अध्रुवीय विलायक, ठीक है। कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय होते हैं, इसलिए अध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। अब ये बात आई अध्रुवीय। अध्रुवीय क्या होता है? तो देखिए एक तो सहसंयोजी बंध बनता है, एक आयनिक बंध बनता है। तो कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी बंध बनता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य सहसंयोजी यौगिक बनता है। आइए देखते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिक कैसे सहसंयोजी बंध बनाता है। तो देखिए ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, कार्बन कार्बन के मध्य सहसंयोजी यौगिक बना, कार्बनिक यौगिक कार्बन कार्बन के मध्य सहसंयोजी बंध बनाता है। तो देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 4 आता है। लास्ट को उसका इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। ठीक, आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो ध्यान से देख लीजिए। अगर आपकी डिमांड होगी तो ये क्या बोलते हैं, बंध, देखिए बंध, उपसहसंयोजी बंध, अगर आप लोग की डिमांड होगी तो आपको संयोजकता पढ़ा दिया जाएगा। ठीक ना, बहुत आसान है। तो देखिए इसके लास्ट कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अलावा भी लास्ट कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या होगा? प्रत्येक तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए बेचैन रहता है, यानी कि अस्थायी होने के लिए बेचैन रहता है। तो अस्थायी होने के लिए क्या करेंगे कि ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और अस्थायी होगा। तो अस्थायी कब होता है तत्व? जब उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो सोचिए कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन देंगे तो अस्थायी होंगे। अगर ये पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता तो अस्थायी, तो इसका क्या होगा? ये भक्खड़ में जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए इसको भी 4 की जरूरत, इसको भी 4 की जरूरत, तो दोनों लोग मिलकर कहेंगे कि आप थोड़ा सा 4 लाइए, हम थोड़ा सा 4 लाएं और दोनों लोग मिलकर बांट कर खाएं, 8 पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा ना। तो ये अपना चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसके समीप रख देता है, कुछ बीच मिला देगा। तो 1 2 3 4, ये अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ ला दे, 1 2 3 4, और ये पूरा 8 ले लेगा और फिर से ये पूरा 8 ले लेगा। ठीक ना, ये पूरा 8 ले लेगा और ये पूरा 8 ले लेगा। अब देखिए दोनों का अष्टक पूर्ण हुआ ना, अष्टक पूर्ण, अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन गिनाएगा, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, और दोनों एक दूसरे के साथ साझा कर लिए, साझेदारी किए हैं। तो ऐसे बंध को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी बंध। साझेदारी करने से इनके मध्य एक बल कार्य करता है जिसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। बात समझ में आई क्या? ओके, आई होप आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए जब सहसंयोजी बंध बनाते हैं कोई भी तत्व ना, तो उसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस और आंशिक रूप से माइनस, किधर एक तरफ प्लस होगा तो एक तरफ माइनस, आंशिक रूप से प्लस उत्पन्न होता है और आंशिक रूप से माइनस आवेश उत्पन्न होता है। आंशिक रूप से जब आवेश उत्पन्न होता है तो इसे ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अध्रुव कहते हैं, अध्रुवीय कहते हैं। ठीक ना, ऐसे तत्वों को अध्रुवीय तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय होते हैं, इसलिए अध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। कभी कभी देखेंगे ना तो हाइड्रोजन इसमें उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक में ना, तो कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन उपस्थित होता है, इसलिए यह जल में भी विलय होता है। क्या होता है? जल में भी विलय होता है, विलय होता है। ठीक ना, देखिए भैया आपके लिए बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं, इतने सारे गर्मी में, देखिए इतने सारे पसीना में हम लोग इतने सारे गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका कुछ फर्ज बनता है तो आप अपना फर्ज जरूर पूरा कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग विलेयता जान गए। कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय होते हैं, इसलिए अध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं तथा जल में भी विलय होते हैं। इसमें कहेंगे देखिए अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना, इसके मध्य आयनिक बंध बनता है, इसलिए सीधा सीधा इस पर ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, प्लस और माइनस का, तो इसलिए यह ध्रुवीय होते हैं। ठीक ना, ध्रुवीय होते हैं, इसलिए यह ध्रुवीय, देखिए कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक ध्रुवीय होते हैं, इसलिए यह ध्रुवीय और जल में विलय होते हैं, ध्रुवीय और जल में विलय होते हैं। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कार्बनिक में कि कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय होते हैं, इसलिए अध्रुवीय और जल, अध्रुवीय विलायक और जल में विलय होते हैं। जबकि इसमें लिखेंगे अकार्बनिक ध्रुवीय होते हैं, इसलिए ध्रुवीय विलायक और जल में विलय होते हैं। अब अगला नंबर हम लोग देखने वाले हैं 5 नंबर।
अगला नंबर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए इसी में हम लोग कहे हैं कि अध्रुवीय ध्रुवीय में सहसंयोजी बंध बनाता है या वैद्युत संयोजी बंध, ठीक ना। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे 5वां नंबर कि कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी बंध बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। जबकि 5वां नंबर इसमें लिखेंगे अकार्बनिक यौगिक वैद्युत संयोजी बंध बनाते हैं, वैद्युत संयोजी बंध बनाते हैं, ठीक है। वैद्युत संयोजी बंध क्या होता है जरा सा देख लीजिए। जब इलेक्ट्रॉन का पूरा प्रदान मतलब कि निकाल दिया जाता है तो वहां पर वैद्युत संयोजी बंध उपस्थित होता है। जैसे Na और Cl, Na का कितना होता है 11 और Cl का 19, ठीक है। Cl का और Na का 11 और Cl का 17 होता है इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 क्या होगा, 2 8 10 1 11, ठीक। 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा 2 8 7। देखिए Na को पूर्ण करने के लिए कक्षा 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो ये Na क्या करता है, केवल इसको क्लोरीन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो पूरा अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसकी लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी लास्ट कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इसकी लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं कोई भी तत्व तो उस पर प्लस, और जो पूरा लेता है उस पर माइनस। देखिए थोड़ा लेते हैं तो थोड़ा प्लस, थोड़ा माइनस। बाकी अगर पूरा प्लस ये ले लिया तो पूरा माइनस और पूरा प्लस। इसलिए इसे हम लोग ध्रुव बोलते हैं, ऐसे अध्रुव बोलते हैं, ठीक ना। इसलिए ध्रुव बोलते हैं, इसको अध्रुवीय बोलते हैं, ठीक ना। तो ये देखो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन देकर ये NaCl का निर्माण किया। अब ये NaCl अकार्बनिक यौगिक है। देखिए इसमें कार्बन नहीं ना है, अकार्बनिक यौगिक है। तो इसीलिए कहते हैं कि अकार्बनिक यौगिक पर ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए ध्रुवीय होते हैं। और ऐसे जब पूरा इलेक्ट्रॉन का त्याग दे दिया जाता है तो वहां पर जो बंध बनता है उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी बंध बनाते हैं, अकार्बनिक यौगिक में लिखेंगे या वैद्युत संयोजी बंध बनाते हैं। अब आगे हम लोग लिखेंगे ऊष्मा का प्रभाव, देखेंगे 6ठा नंबर है कार्बनिक यौगिक में ऊष्मा का प्रभाव क्या होगा, ऊष्मा का प्रभाव। देखिए कार्बनिक यौगिक को जलाएंगे तो क्या होगा, अकार्बनिक यौगिक को जलाएंगे तो क्या होगा, 6ठा नंबर। तो देखिए इसमें सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, इसमें वैद्युत संयोजी बंध पाए जाते हैं। तो वैद्युत संयोजी बंध का मतलब होता है बहुत कठोर बंध, तो जल्दी नहीं जलता है, बाकी यह बहुत जल्द ही जल जाता है, समझ में आया। तो कहेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वह निम्न होता है, अकार्बनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक क्या होता है, गलनांक निम्न होता है, ठीक ना, निम्न होता है। इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। आई बात समझ में, कार्बनिक यौगिकों का गलनांक निम्न होता है, इसका गलनांक उच्च होता है। अब देखिए एक बात 7वां नंबर हम लोग देखने वाले हैं, अणुओं की जटिलता। देखिए कार्बनिक यौगिक श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसके अणु जटिल हो जाते हैं। और अकार्बनिक यौगिक में कोई श्रृंखला बनाने का गुण नहीं होता है, इसलिए इसके अणु जटिल नहीं होते। तो इसमें लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसके अणु क्या होते हैं, जटिल होते हैं, ठीक। इसके अणु क्या होते हैं, इसके अणु क्या होते हैं, सरल होते हैं। समझ में आई बात क्या, कार्बनिक यौगिकों के अणु जटिल होते हैं, अकार्बनिक यौगिकों के अणु सरल होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 7 गुण पढ़ लिए। अब हम लोग अगला नंबर देखने वाले हैं समावयवता, ठीक ना। 8वां नंबर समावयवता। देखते हैं कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है। तो देखिए इसको ऊपर से मिटा दे, पहले यहाँ पर जगह है थोड़ा सा लिख लेते हैं। 8वां नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए कार्बनिक यौगिकों में ना समावयवता, समावयवता आगे हम लोग पढ़ेंगे समावयवता को, इसकी टेंशन ना लीजिएगा, समावयवता को खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। देखिए कार्बनिक यौगिकों में समावयवता गुण पाया जाता है, क्या होता है, गुण पाया जाता है। जबकि अकार्बनिक यौगिकों में समावयवता गुण नहीं पाया जाता। कार्बनिक यौगिकों में समावयवता गुण पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। आप साथ के साथ नोट करते रहिएगा, ओके ना। चलिए तो आई होप आपको कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर समझ में आया होगा, ठीक।
तो इतना 8 अंतर हम लोग देख लिए हैं। 8 अंतर बहुत है। आपको अगर थोड़ा भी कहीं डाउट हो, थोड़ा भी दिक्कत हो, तो तुरंत के तुरंत वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा। मैं हूबहू पहले की तरह बताना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, और आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ओके ना। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऐसा आपको कहीं यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग की तरह मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। ओके ना। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको मैं इतना पढ़ा दूंगा कि याद नहीं करना पड़ेगा। केवल और केवल आपको साइंटिफिक रीजन से केवल और केवल बस एक बार देख लेते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसको मिटाया जाए और उसके बाद आगे हेडिंग लगाइएगा कार्बन के गुण, ठीक है। ये कार्बनिक यौगिक के गुण, ये कार्बनिक यौगिक के गुण। अब सीधा एगो तत्व कार्बन का गुण पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको मिटाएं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। मिटा रहे हैं। हाँ, चलिए अगला हेडिंग लगाइए कार्बन के गुण, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए कार्बन के गुण, ठीक। फटाक से हेडिंग लगा लीजिए कार्बन के गुण। इसमें हम लोग पहला नंबर का गुण पढ़ने वाले हैं संयोजकता, ठीक है। पहला नंबर गुण पढ़ने वाले हैं संयोजकता। संयोजकता देखिए, संयोजकता के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। फिलहाल में जान जाइए संयोजकता। संयोजकता का मतलब लास्ट कोर्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कार्बन का संयोजकता कितना होता है, तो अभी हम लोग देखें कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉन 6 होता है। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा 2 4, यानी कि लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होती है 4। समझ में आया। तो लिखेंगे कार्बन के लास्ट कक्षा में यानी कि अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होगी, ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग इसका गुण पढ़ने वाले बंधों की प्रकृति। बंधों की प्रकृति, ठीक है। देखिए कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। इसकी संयोजकता 4 है, इसलिए इसमें 4 बंध पाए जाएंगे, ठीक। इसमें 4 बंध पाए जाएंगे, 1 2 3 4। ये या तो ऐसे हो सकते हैं या फिर कहीं डबल बंध 1 2 2 3 4, या फिर कहीं ट्रिपल बंध हो सकता है और एक किधर हो सकता है, ठीक। तो ऐसे कुल मिलाकर ऐसे इसको बोलते हैं बंध। तो बंधों की प्रकृति में क्या कहेंगे, देखिए कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी बंध बनाता है। तो जब सहसंयोजी बनाता है तो 4 बंध, 4 इसकी संयोजकता है, इसलिए 4 बंध बनाता है। समझ में आ रहा। तो देखिए अगर एकल बंध होगा कार्बनिक यौगिक में तो बंधन कोण 109°28' का बनता है। याद कर लीजिएगा, नोट पॉइंट समझिए, एकदम है नोट पॉइंट, बिल्कुल आप रट लीजिएगा कि अगर कार्बन की चारों संयोजकताओं में एकल बंध होगा, अगर कार्बन की चारों संयोजकताओं में एकल बंध होगा तो 109°28' का बंधन कोण बनेगा। अगर एक द्विबंध होगा और शेष एकल बंध होगा तो इसकी अगर एक द्विबंध और 2 एकल बंध होगा तो इसमें बंधन कोण 120° का बनता है, ठीक। अगर एक त्रिबंध होगा और एक एकल बंध होगा तो इसमें 180° का कोण बनता है। इसको ऐसे कर लेंगे। समझ में आ रहा है बात ना। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम लोग पढ़ लिए कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के गुण, और दूसरा बात हम लोग पढ़ लिए कार्बन के गुण। तो संयोजकता पहला नंबर हम लोग कर लेंगे कि कार्बन के लास्ट कक्षा में यानी कि अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। दूसरा नंबर बंधों की प्रकृति में कहेंगे कि कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी बंध बनाते हैं, और चूंकि कार्बनिक यौगिक में की संयोजकता 4 होती है इसलिए इसमें 4 बंध बनते हैं, ठीक। अगर चारों संयोजकताओं में एकल बंध होगा तो 109°28' का बंधन कोण बनेगा। अगर कार्बनिक यौगिक में कार्बन की चारों संयोजकताओं में एक द्विबंध और 2 एकल बंध होगा तो 120° का। अगर एक त्रिबंध और एक एकल बंध होगा तो 180° का कोण बनता है, 180° का बंधन कोण बनता है, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक ना।
अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। हेडिंग लगा लीजिएगा आप, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण, ठीक ना, जरूर हेडिंग लगा लीजिए कि अगले दिन हम लोग पढ़ें, जब अपने टाइम से आए 5:15 पर तो सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दें। ओके, चलिए, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक। हाँ, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।